हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। सो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि झारखंड में जेटेट की जो है नोटिफिकेशन या फिर कहें कि उसका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप अभी हो रहा है। तो जल्द से जल्द जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वे अपने शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसको जल्द से जल्द भर लें और अपनी तैयारी को जारी कर दें। क्योंकि दोस्तों, कहीं न कहीं जो इस एग्ज़ाम है, जेटेट का एग्ज़ाम जो है, वह सितंबर में होने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। कहीं-कहीं से न्यूज़ भी आ रहा है ऑफ़िशियल से जो भी है। तो आप लोग अपनी तैयारी को और भी मतलब अच्छे तरीके से करें। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को यहाँ रोज़ जो है एवरीडे इससे जेटेट से रिलेटेड कुछ-कुछ टॉपिक्स पे जो है या फिर पीवाईक्यू हो गए या फिर कुछ एमसीक्यू यहाँ पे कराए जाएँगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो 2012 में अभी तक झारखंड जिस समय से अलग हुआ है झारखंड राज्य, उस समय यहाँ पे 2 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। एक जो 2012 में हुआ और एक 2016 में हुआ। तो आप देख ही सकते हैं कि 2016 के बाद अभी तकरीबन 8 साल होने वाले हैं और 8 साल के बाद जेटेट का फॉर्म फिलअप होने वाला है, हो रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि झारखंड की स्थिति क्या है। तो मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को कि इतने दिनों के बाद ये वैकेंसी आ रही है, तो आप अपनी तैयारी में कोई कसर ना छोड़ें और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जो है इसको क्रैक करें। और कोई भी एग्ज़ाम दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने से पहले हमें जानना ज़रूरी होता है कि आखिर उस एग्ज़ाम का जो है सिलेबस क्या है और उस एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बने हैं, वो किस टॉपिक से अधिक ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिला है और किस प्रकार का क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग 2012 में जो 6 टू 8 के पेपर 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस क्वेश्चन इस पीवाईक्यू करने के बाद हम लोग रेगुलर जो है आप लोगों के साथ एक-एक टॉपिक करके या फिर कोई एमसीक्यू का सेशन लाके आपका सारा जो टॉपिक्स है, सारा जो पोर्शन है एग्जाम का पैटर्न के अकॉर्डिंग, वो सारा टॉपिक्स क्लियर होगा। ठीक है? तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 2012 के आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है हमारा 2012 का है, सामाजिक अध्ययन का। तो इसको आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि अभी जो सिलेबस है 2024 का, जो जेटेट का सिलेबस है, वो सिलेबस तो अभी ऑफिशियल तो आया नहीं है, लेकिन उसका जो पैटर्न बोल सकते हैं, एग्जाम का जो पैटर्न होगा, वो सीटेट का पैटर्न अभी लगभग चल रहा है उसका, कि सीटेट के पैटर्न पे रहेगा। 150 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 82 मार्क्स लाना होगा, यानी कि 55% 150 का। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 60% लाना कंपलसरी है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है? तो सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमारा पैसेज दिया गया है जो 1 और 2 क्वेश्चन के लिए बताया गया है कि यहाँ पैसेज हम लोग देखेंगे। तो पैसेज यहाँ एक पोएम दिया हुआ है। ठीक है? ऊंचे ऊंचे शिखरों से उतर उतर, गिर गिर गिरी के चट्टानों पर, कंकर कंकर पैदल चलकर, दिन भर रजनी भर जीवन भर। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ड जो है, हिंदी के जो वर्ड है वो बहुत टफ यहाँ दिए गए हैं। तो इनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या बताया गया है कि ऊंचे ऊंचे शिखरों से उतर कर, यानी कि ऊंचे ऊंचे जो शिखरों हैं वहां से उतर कर, गिर गिर गिरी। गिरी मतलब क्या होता है दोस्तों? तो गिरी मतलब होता है चट्टान। ठीक है? मतलब पहाड़। तो पहाड़ के चट्टानों पर कंकर कंकर पैदल चलकर। तो दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है पानी की। ठीक है? पानी का यहाँ बात हो रहा है कि पानी जो है ऊंचे शिखरों से उतर उतर कर और पहाड़ों के चट्टानों पर कंकर कंकर पैदल चलकर, बहुत सारे कंकर जो चट्टान में होते हैं वहां से पैदल चलकर, दिन भर रजनी भर। यहाँ रजनी का मतलब होता है, रजनी का जो पर्यायवाची शब्द है वो होता है रात, यानी कि जो दिन भर और रात भर जीवन भर धोता वसुधा का अंतस्थल, यह लघु सरिता का बहता जल। यानी कि यहाँ कहने का तात्पर्य है कि ऊंचे ऊंचे शिखरों से पानी जो है गिरता है पहाड़ों के चट्टानों पर, कंकर कंकर पैदल चलकर, दिन भर रात भर और जीवन भर। और वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है? तो पृथ्वी के अंतस्थल या लघु लघु सरिता का बहता जल। सरिता मतलब होता है नदी। ठीक है? तो नदी का जो पानी है वो किस प्रकार से हमारे पास पहुंचता है उसके बारे में यहाँ बोला गया है। मिला है इसको जब पथ पर, पथ रोके बड़ा कठिन पत्थर। और जब यहाँ हमारे पृथ्वी पर, यानी कि धरती पर यहाँ नदी का प्रवेश होता है, तो यहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं और पत्थर जो है उनका मार्ग को रोकने के प्रयास कर रहे हैं। आकुल अतुर दुख से कतार, सिर पटक पटक कर रो रो कर, करता है कितना कोलाहल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि जब पानी जो है नदी का पानी जब पत्थर से टकराता है तो पत्थर से बहुत कोलाहल की आवाज आती है। कोलाहल मतलब होता है, एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा आवाज आना।
तो उस तरह का जो आवाज है वहां से आ रहा है। यह लघु सरिता का बहता जल, छोटा सा जो नदी है उसका बहता जल। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन जो क्या पूछा है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इस कविता के द्वारा कवि मनुष्य को क्या संदेश देना चाहता है। तो कवि मनुष्य को इस से क्या संदेश देना चाहेंगे, तो मुश्किलों से मुंह मोड़ लेना। ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव है तो होगा ही नहीं। मुश्किलों से भागना, ये भी नहीं होगा। मुश्किलों को सामना करते हुए आगे बढ़ना, जिस प्रकार नदी का जो पानी है कितना मुश्किलों कंकड़ से गुजरा, फिर पत्थर से टकराया, फिर भी वो अपना रास्ता को बदला नहीं, आगे चलते ही गया। उसी प्रकार इसका ऑप्शन जो है हमारा सी राइट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है वसुधा का पर्यायवाची शब्द। वसुधा, वसुधा का पर्यायवाची शब्द, वसुधा मतलब होता है पृथ्वी, धरती, है ना। तो इसका पर्यायवाची शब्द हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वसुंधरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गिरीश शब्द का संधि विच्छेद करें। अब देखिए गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गिरी जोड़ ईश होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट हमारा ऑप्शन है गिरी जोड़ स, ये तो होगा नहीं। गिरी जोड़ स ये भी हो नहीं होगा। गिरी जोड़ ईश या गिरी जोड़ ईश, देखिए यहाँ दो है। अब ये दोनों में हमें कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो हमारा ए वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है समास के कितने भेद हैं। तो समास बहुत इजी क्वेश्चन, समास का जो है 6 भेद होता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समास जो है 6 भेद उसका होता है। कौन कौन सा समास, तो अव्ययीभाव समास, पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व और द्विगु समास। ठीक है, तो ये 6 समास को हम लोग यहाँ पे, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है मुहावरा दिन फिरना। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। दिन फिरना मतलब क्या होता है, किसी का भाग्य जो है पलटना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है सृष्टि लखनऊ जा रही है। इस वाक्य में सृष्टि और लखनऊ क्या है, तो सृष्टि नाम है, लखनऊ भी नाम है। ठीक है, तो ये हमारा संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से संज्ञा का प्रकार भी दोस्तों पूछ सकता है क्वेश्चन में कि किस संज्ञा, किस प्रकार का संज्ञा है। तो सृष्टि क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, लखनऊ क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए बुढ़ापा क्या है, देखिए यहाँ संज्ञा से एक और क्वेश्चन आ गया। बुढ़ापा क्या है, तो कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, क्रिया विशेषण या भाववाचक। तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा ये तो हो नहीं सकता। जाति मतलब क्या, किसी एक खास जाति का बोध करा, ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या बुढ़ापा क्या है, भाव है ना। तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा हमारा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ठीक है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, अलंकारी भाषा का प्रयोग करना, मधुर वाणी और स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। देखिए बोलना क्या है, एक कौशल है। ठीक है, बोलना एक कला है, यानी कि जो हम लोग भी बोल सकते हैं कि, तो इसमें हम लोग जब बोलते हैं तो यहाँ पे अलंकारिक भाषा का प्रयोग मतलब उतना मायने नहीं रखता। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में मधुर वाणी, इसको भी हम नहीं बोल सकते हैं कि बोलना मतलब मधुर वाणी ही बोले। कोई ऐसा है कि बहुत ही कटु वाणी भी बोलते हैं। स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है राइट आंसर होगा, स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। आखिर बोलना हम लोग किसको कह सकते हैं, कि जब कोई व्यक्ति जो है अपना भाव को, अपने विचारों को किसी के सामने रख सके, उसी को तो बोलना कहेंगे, है ना। वहां पे तो कोई वैसा नहीं देखेगा कि कोई शुद्ध बोल रहा है ना, क्या शुद्ध बोल रहा है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है अध्यापक का लिंग परिवर्तन। अध्यापक एक हमारा पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अध्यापिका। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है, तो भाषा पुस्तक में पाठ्य पुस्तक साध्य है, अनावश्यक है या एकमात्र साधन है। नहीं, अनावश्यक तो नहीं बोल सकते हैं। पाठ्य पुस्तक जो हमारे बुक होते हैं, बुक्स वगैरह, वो अनावश्यक तो नहीं है, एकमात्र साधन भी नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एक साधन के रूप में हम लोग इसको टीएलएम, जिसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी बोलते हैं, इसको पाठ्य पुस्तक को हम लोग लेके चल सकते हैं। अब चलिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है आजकल जल्दी जैसे अविकारी शब्द है। तो क्या होगा, आजकल जो ये जो शब्द हैं ये कौन से शब्द है, तो क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया या संज्ञा। तो देखिए संज्ञा तो होगा नहीं, यहाँ पे एलिमिनेट कीजिए। संज्ञा तो होगा नहीं क्योंकि संज्ञा क्या होता है, किसी भी नाम को। क्रिया मतलब काम, काम भी यहाँ नहीं हो रहा है। विशेषण या क्रिया विशेषण, तो देखिए दोस्तों अगर हम लोग बोले कि क्रिया विशेषण क्या होता है, तो जो कोई काम का विशेषता बताए, है ना। तो आजकल हम एक काम को, कल हम लोग दिल्ली जाएंगे। ठीक है, तो कल हम लोग दिल्ली जाएंगे, तो जाने का काम हो रहा है, कब होगा, तो कल होगा। तो यहाँ पे विशेषता बता रहा है कल, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं और यहाँ देखेंगे कि जो टुकड़े टुकड़े हो गए उसे कहते हैं, है ना। जो टुकड़े टुकड़े हो गए उसे क्या कहते हैं, तो गुप्तचर बोलते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हितैषी बोलते हैं, नहीं। गुप्तचर किसको बोलते हैं, जो किसी का गुप्त बात को हमारे सामने ला के रखे, उसको गुप्तचर बोलेंगे। हितैषी मतलब किसी का हित के बारे में सोचना, अच्छे विचार रखना। खंडित, देखिए खंडित हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, टुकड़ा टुकड़ा हो जाना यानी कि खंडित होना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं। तो क्रिया करने वाले को क्या बोलते हैं, तो क्रिया कौन करेगा,
जब हम लोग कोई काम क्रिया करता है, कौन करता है? तो कर्ता करता है, करने वाला, एक्टर करता है ना? कोई भी काम कौन करता है? करने वाला। तो यहाँ हमारा कर्ता होगा, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे बताया है 14 और 15 में यहाँ पे पैसेज दिया गया, पैसेज को हम लोग केयरफुली पढ़ेंगे और यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ है देखिए, गद्यांश को पढ़ना है। तो साहित्य तो एक सात्विक जीवन है। यहाँ क्या बोला है दोस्तों कि साहित्य जो है एक सात्विक जीवन है, ठीक है। साहित्य क्या है? एक सात्विक जीवन है। उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। किसको? साहित्य को। जहां व्यक्ति के व्यक्तित्व को कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, उच्च साहित्य की वह भाव भूमि है। वहां अपरिग्रह का साम्राज्य है। फोटो नहीं छापे जाते, वहां वाणी मौन रहती है। गाथा गाने में सुख नहीं मानती। उस उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं, आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। तो इस पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे कि ऑप्शन हमारा क्वेश्चन क्या है बोला है। तो साहित्य को क्यों माना गया है? तो साहित्य क्यों माना गया? कठिन तपस्या मतलब क्या साहित्य को क्या माना गया है? क्वेश्चन में स्प्रिंट है दोस्तों, यहाँ क्या होगा? साहित्य को क्या माना गया है? तो साहित्य को क्या माना गया है? कठिन तपस्या और महान यज्ञ। कठिन साधना और तपस्या तो हम लोग शुरू में ही देखे कि साहित्य को क्या माना गया है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर होगा, कठिन तपस्या और महान यज्ञ के रूप में साहित्य को माना गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 15 में, जो कि हिंदी का लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पे 15 क्वेश्चन हिंदी, 15 क्वेश्चन इंग्लिश, जो कि अभी का सिलेबस में भी सेम है। तो इसको देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। उच्च स्तर से क्रियाकलाप किससे होते हैं? तो उच्च स्तर से क्रियाकलाप किससे होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे पैसेज में। तो यहाँ क्या बोला है कि आत्मानुभाव से, आत्मकथन से, आत्म प्रेरणा से। तो क्वेश्चन में हमारा दिया है कि आत्म प्रेरणा से जो है हमारा क्रियाकलाप होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलिए अब हिंदी का हम लोग यहाँ से कर लिए हैं। अब हम लोग यहाँ से देखिए, आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि जो क्वेश्चन है पिछले बार किस तरह से पूछे गए हैं और इस बार किस तरह के आने के चांसेस हैं। तो यहाँ से हिंदी का आप लोग थोड़ा बहुत जो है वर्ड देख लेंगे, ठीक है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो है आप लोगों का हो जाएगा। आप लोग हमारे वीडियो पर अगर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए अब हम लोग इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश का जो है हम लोग देखेंगे पैसेज नंबर 16 जो है, मतलब पैसेज है एक, और क्वेश्चन नंबर 16 से यहाँ 17 दो क्वेश्चन इससे हमारा आएगा। तो चलिए इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है सबसे पहले हम लोग पैसेज देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ बताया गया है, वन शुड ट्राई टू क्रिएट कंडीशंस दैट कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो यहाँ क्या बताया गया है कि हम लोगों को जो है ऐसी मतलब कंडीशंस बनानी चाहिए अपने आसपास कि जो मानवता को क्या करे? सपोर्ट करे, ह्यूमैनिटी को क्या करे? सपोर्ट करे और ह्यूमैनिटी को कंट्रीब्यूट करे, ठीक है। सिमिलरली आई ओ अ ड्यूटी टू माय पेरेंट्स टू बी ओबीडिएंट एंड रिस्पेक्टफुल टू देम। तो यहाँ बताया गया है कि उसी प्रकार जो हमें है अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य जो है उसके प्रति हम लोगों को मतलब एक रिस्पेक्टफुल और ओबीडिएंट, आज्ञाकारी होना चाहिए अपने माता पिता के प्रति, ठीक है। तो यहां से देखेंगे क्या बोला है, दिस ड्यूटी originates from sense of responsibilities which is directly related to our conscience, so this is concerned with a normal duty which any person was without a legal bondage। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बताया गया है कि यह कर्तव्य जो है उत्तरदायित्व की भावना से मतलब आता है, ठीक है, जिसका सीधा संबंध जो है हमारे विवेक से होता है और इसका जो संबंध है एक नैतिक कर्तव्य से है, जिसे हम किसी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एक लीगल बॉन्डेज है हमारे लिए। हमारे माता पिता का जो सेवा है या फिर जो भी माता पिता का जो रिस्पेक्ट है या ओबीडियंस होते हैं वो हम लोगों को करना चाहिए। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो लीगल बॉन्डेज ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पैसेज में यही बताया गया है। नीचे देखेंगे सेकंड पैराग्राफ में, अ सेंस ऑफ ड्यूटी इज पैरामाउंट फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। यहाँ क्या बताया गया? सभ्यता जो है एक प्रॉपर डेवलपमेंट यानी कि पूरा विकास का एक कर्तव्य की भावना से सर्वोपरि है, ठीक है। क्या इसका मतलब हुआ कि जो सभ्यता का जो विकास हुआ है तो कर्तव्य की भावना से भी आगे है, पारामाउंट मतलब सर्वोपरि है, ठीक है। हिपोक्रेसी इज क्वाइट रिवर्स टू द सेंस ऑफ ड्यूटी, इट इन्वॉल्व्स विकेडनेस while duty involves sincerely and faithfulness। तो यहाँ क्या होगा कि दुष्टता शामिल है जबकि कर्तव्य में ईमानदारी और वफादारी है, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग किसी अपने पेरेंट्स के प्रति अगर हम लोग बोले कि लीगल बॉन्डेज है तो इसमें हम लोग को दुष्टता नजर आती है, हिपोक्रेसी नजर आती है, और ठीक है। और इसके विपरीत जब हम लोग कर्तव्य की बात करें तो कर्तव्य में हम लोग को ईमानदारी और सिंसियरिटी और फेथफुलनेस हम लोग को नजर आती है। तो चलिए पैसेज हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन आखिर क्या बोल रहा है।
तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग पैसेज अच्छे से पढ़ लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मोरल ड्यूटी। तो यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है, उसमें पूछा है कि कौन सा जो है मोरल ड्यूटी से रिलेट नहीं करता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 है कंसाइंस, सेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हिपोक्रेसी एंड सिंसियरली। तो देखिए यहाँ पे क्या हमारा होगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कंसाइंस जो है किसी के प्रति आदर या फिर जो भी है वो हमारा पॉजिटिव है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, सिंसियरली मतलब आज्ञा का पालन करना, ये तीनों हमारा है। हिपोक्रेसी नहीं है। हिपोक्रेसी मतलब क्या होता है, एक बोल सकते हैं कि गलत व्यवहार करना, तो ये हमारा मोरल ड्यूटी नहीं कहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है वाई शुड आई बी ओबीडियंट एंड रिस्पेक्टफुल टू माई पेरेंट्स। हम लोगों को अपने जो पेरेंट्स हैं उनके प्रति आज्ञाकारी आदर क्यों होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोला है। ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे, ऑप्शन को हम लोग देखेंगे बिकॉज ऑफ लीगल बॉन्डेज। देखिए ऐसा नहीं है, हम लोग को अपने पेरेंट्स का ओबीडियंट और रिस्पेक्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि लीगल बॉन्डेज होता है, नहीं ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ माई सेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देख यहाँ पे हम लोग बी ऑप्शन ही पढ़े जो कि हम लोग को अच्छा लगा क्योंकि हम लोग का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपने पेरेंट्स के प्रति, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या होगा, राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है द टू रिसेप्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज आर। देखिए दो जो है रिसेप्टिव स्किल जो है वो कौन कौन से हैं हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लिसनिंग रीडिंग यानी कि सुनना और पढ़ना, स्पीकिंग एंड राइटिंग बोलना और लिखना, लिसनिंग एंड स्पीकिंग मतलब सुनना और बोलना, स्पीकिंग या रीडिंग। तो देखिए सबसे बोल सकते हैं रिसेप्टिव जो है हम लोगों का कौन सा स्किल होता है, तो लिसनिंग और स्पीकिंग, सुनना और बोलना, जो हम हमारे जो बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं उसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लिखने का भी कोई जरूरत नहीं है, जो हम लोग का एक बोल सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड चीज है जो हम लोग सुन सकते हैं और ऑटोमेटिक बोल सकते हैं। अगर किसी हम लोग ऐसा इन्वायरमेंट में रहें जिस लैंग्वेज को हम लोग गेन करते हैं उस लैंग्वेज को हम लोग क्या करते हैं, बोलते भी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब 19 क्वेश्चन है हमारा प्लूरल ऑफ सैंडविच, यानी कि सैंडविच का जो है प्लूरल हमारा क्या होगा, तो बहुत ही इजी क्या होगा, सैंडविचेस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड्स दैट इज आर अंडरलाइन। यहाँ पे बोला है कि एक सेंटेंस दिया गया है और जो अंडरलाइन है उस वर्ड को हम लोग को पहचानना है कि आखिर वो वर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है या फिर एडवर्ब है। तो यहाँ देखिए ही सॉ अ पार्किंग स्पेस बिटवीन टू कार्स एंड ड्रॉप इनटू इट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ बोला कि अंडरलाइन जो है उसको देख, लेकिन यहाँ तो कहीं वैसा अंडरलाइन है नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, हम लोग 21 पे मूव करते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ क्या है, अंडरलाइन नहीं किया गया है। अगर हम लोगों को देखिए अगर 100 में रहता तो हम लोग का वर्ब होता, ही रहता तो हम लोगों का क्या होता, प्रोनाउन होता। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो हम लोग मूव करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है एम ऑफ लैंग्वेज इज, हम लोगों का जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसका उद्देश्य क्या हो सकता है। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज जो है उसका प्राइमरी जो एम होता है वो क्या होता है, तो कम्युनिकेशन या स्पीच या रिसर्च या फिर रीडिंग। तो सबसे पहला जो हमारा प्राइमरी जो एम होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखना, वो क्या होता है, कम्युनिकेशन, कि किसी से कम्युनिकेट कर सके अच्छे तरह से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 22 में हम लोग जाते हैं। गिव द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड गुड। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, तो हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे कि गुड का जो है सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है और कंपेरेटिव डिग्री बेटर होता है। तो बेटर तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, बेस्ट, आने के ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब 23 में हम लोग मूव करते हैं। चूज द ऑप्शन दैट इज इन पैसिव वॉइस, यानी कि चार ऑप्शन दिया गया है, पैसिव वॉइस में कौन है उसको हम लोग को चूज करना है। इज कॉफी ग्रोन इन साउथ अमेरिका, कॉफी इज ग्रोन इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका इज ग्रोन इन कॉफी, ग्राउंड कॉफी इन साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा बी जो है राइट आंसर होगा, कॉफी इज ग्राउंड इन साउथ अमेरिका। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 पे मूव करते हैं। स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 to 8 फेस प्रॉब्लम मोस्टली रिलेटेड टू, यानी कि जो क्लास 7 और 8 के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वे किस प्रॉब्लम को ज़्यादा फेस करते हैं अपने उस एज में, उसको हम लोग को बताना है। तो हिपोक्रेटिविटी फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब किसी को पहचाने उनको प्रॉब्लम होना, इमोशन से वे इमोशन को फेस करते हैं, लो इंटरेस्ट इन स्टडीज। तो यहाँ पे जो 7-8 क्लास के जो बच्चे होते हैं
वे किस चीज को ज्यादा फेस करते हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा इमोशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इमोशन को बहुत ज्यादा फेस किया करते हैं, क्योंकि उस टाइम में बच्चे जो हैं टीन एज में वो इंटर कर चुके होते हैं, तो वो इमोशन से ज्यादा उनको क्या होता है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम ही विजिट्स मी ऑफ एंड ऑन। देखिए यहाँ क्या बोला है कि जो यहाँ सेंटेंस दिया गया है उसमें जो इडियम्स यूज किया गया है उसका मीनिंग क्या होता है। तो ऑफ एंड ऑन एक इडियम्स है, और ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। तो कभी कभी मीन्स देखिए ऑप्शन हमारा क्या है, नेवर मतलब कभी नहीं, ऑलवेज मतलब हमेशा, ओकेजनली, ओकेजनली मतलब क्या होता है, कभी कभी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए 26 में चाहते हैं, तो इन विच मेथड इज वर्ड द यूनिट ऑफ टीचिंग। यानी कि यहाँ क्या बोला है कि कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें शब्द शिक्षण की, मतलब एक बोल सकते हैं कि यूनिट जो है वो शिक्षण की एक इकाई है, वर्ड जो है शिक्षण की एक यूनिट है, इकाई है, ठीक है। तो इसका जो है देखिए हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन नंबर 1 में है। सेकंड है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, और बायलैंग्वेज मेथड और ट्रांसलेशन मेथड। तो हमारा क्या होगा, तो एक ऐसा पद्धति, एक ऐसा तरीका जिसमें शब्द शिक्षण की इकाई माना जाता है, वो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट मेथड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अब 27 में हम लोग मूव करते हैं, द मेथड एंड टेक्निक यूज्ड फॉर एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड इज। इसका मतलब कि कौन कठिन जो शब्द होते हैं, जो टफ वर्ड्स होते हैं, उनको दिखाने के लिए कौन सी विधि जो है या कौन सा जो टेक्निक है उसका यूज किया जाता है कठिन शब्दों को दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा है ग्रामर पहला, यूजेज एंड सिनोनिम्स एंड इवेल्यूशन एंड आर्टिफिशियल प्रोसेस। तो देखिए टफ वर्ड्स को हम लोग को दिखाने के लिए किस विधि का यूज करते हैं, तो जो हम लोग सिनोनिम्स पढ़ते हैं यानी समानार्थी शब्द, तो वर्ड पावर को मजबूत करना, ठीक है। यहाँ पे ग्रामर क्या होगा, ग्रामर जो है वे शुद्धिकरण प्योर इंग्लिश के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को, ठीक है। यहाँ पे 28 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है, बाय विच मेथड इज ग्रामर टाउट, यानी कि व्याकरण किस विधि से हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है, सिखाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट हमारा है लेक्चर, सेकेंड है क्वेश्चन एंड आंसरिंग एंड इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, या फिर रिटेन कंपोजिशन। तो 28 का जो हमारा है वो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड होगा, जो कि इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो आगमन और निगमन विधि के द्वारा, ठीक है। आगमन और निगमन विधि के द्वारा जो है हम लोग ग्रामर को पढ़ाते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो ग्रामर है हिंदी में, हिंदी पेडागोजी जो हम लोग का 30 नंबर का है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अब हम लोग 29 एंड 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो एक पैसेज दिया है, पैसेज के हेल्प से हम लोगों को उसको सॉल्व करना है। तो पैसेज को हम लोग बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे। तो यहाँ बताया पैसेज में क्या बोला गया है, बाय पाउंडिंग ब्रो एंड swollen lip, by fevers, hot and scaly grip, by those two redundant eyes that weep like woeful April, skies by racking snuffle, short and shift by handkerchief after handkerchief, this called you wave away and naughty, ठीक है, eat the damnedest कोल्ड मैन एवर काउट। यहाँ पे दोस्तों इस पैसेज थोड़ा सा अलग, मतलब इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट यूज किया गया है। तो इसका मतलब है यहाँ पे बताया गया है कि एक क्या बाउंडिंग जो भाव वाला ब्रो वाला जो लड़का है, उसका होठ क्या है, सूजा हुआ है, बुखार से वह, उसे बहुत फीवर, कोल्ड से बहुत बुखार उसको लगा हुआ है, और वो जो है उसका आंख क्या है, एक सूजी हुई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है हमारा, द पोएट डिस्क्राइब्स हिज आईज एज टू रेड रेड्यूडेंट आइज बिकॉज, जो कवि जो है अपनी आंखों के बारे में बोला है कि टू रेड जो क्या है, रेड्यूडेंट मतलब होता है अनावश्यक, तो उसके बारे में क्यों कहा है वो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ही कैन नॉट सी प्रॉपरली ड्यू टू द कोल्ड। देखिए वह अच्छे से नहीं देख सकता क्योंकि ठंड का सीजन है। दे सॉ हाउ फ्यूरियस द पोएट इज, वह दिखा रहा है कि जो पोएट है बहुत ही फ्यूरियस है, गुस्सा में है। दे हैव बीन अफेक्टेड बाय एन आई डिजीज, और यहाँ बताया गया है कि इसलिए क्योंकि उसका जो आंख में है कोई बीमारी है वैसा। इन हिज मेडिसिन कंडीशन द पोएट इमेजिन, कि पोएट बता रहा है कि उसका कोई मेडिसिन कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, उसके कारण वह नहीं। तो यहाँ पे हमारा साफ साफ दिख रहा है कि क्यों उसको उसका आंख थोड़ा रेड हो गया है, ठीक है, अनावश्यक चीजों को देखने में। तो इसका क्या होगा कि कोल्ड के कारण वहां पे उसको नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारा है, द अपोजिट वर्ड
ऑफ स्वेलन। तो स्वेलन मतलब क्या, हम लोग देखिए स्वेलन का अर्थ होता है सूजन, ठीक है। तो सूजन का अपोजिट वर्ड हमारा क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट मतलब छोटा, इरेज मतलब मिटाना, इलॉप या फिर डिमिनाइज। तो डिमिनाइज का अर्थ होता है दोस्तों कि स्वेलन मतलब होता है सूजना, और डिमिनाइज मतलब होता है कम होना, यानी कि थोड़ा जो बड़ा है उससे कुड़ के छोटा हो जाना। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 120 क्वेश्चन में यहाँ 30 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने देखा कि बहुत ही अच्छा मतलब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग कंटिन्यूअस अगर इसके लिए हम लोग 1-2 महीना अगर प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग का एग्जाम जो है बहुत अच्छे तरीके से क्रैक करेंगे, और क्रैक करेंगे वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से, ठीक है। तो आप लोग जो है अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे इस चैनल के माध्यम से आप लोग को इसी तरह से क्वेश्चन करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। अब हम लोग कल के सेशन में हम लोग 31 से लेकर के लगभग 100 क्वेश्चन या फिर 120 तक हम लोग पूरा इस पूरे सीरीज को कंप्लीट करेंगे, और हम लोग न्यू क्वेश्चन के साथ भी आप लोगों के साथ आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। कल हम लोग फिर मिलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा हम लोगों को आता है। धन्यवाद।